अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फ़िज़ा फ़हीम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। नए दिन के साथ नया प्रोग्राम लेके आए हैं। मैं मौजूद हूं सर ज़फ़र मोदी के घर में, जहां पे आज हम न्यू प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, जहां पे हम जानेंगे इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्होंने कैसे स्टेप इन किया, क्या स्ट्रगल्स रहे और सो ऑन। तो डायरेक्टली हम चलते हैं सर ज़फ़र मोदी के पास, आपको वेट नहीं कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम, हमेशा आप देते हैं। सर सबसे पहले तो ये था कि आपको हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा सुना जाता है और बार बार ये कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुने, तो उस हवाले से फिर हमने आज ये प्रोग्राम का इनेकाद किया और हमने सोचा कि आपके घर पे आके हम दें, ताकि ऑडियंस को आपके बारे में और पता चले और आपकी लाइफ हिस्ट्री के और एक्सपीरियंस के बारे में पता चले। तो सर थोड़ा सा आप पहले अपना ब्रीफ इंटरव्यू हमें दें कि आपकी क्या कह लें कि बैकग्राउंड हिस्ट्री रही है, फिर आपकी कहाँ पे पैदाइश हुई, आपके सिस्टर्स के बारे में हमें बताइएगा। देखिए, हमारी फैमिली जो है स्टॉक मार्केट में 100 ईयर्स से है। प्री पार्टीशन मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से वाबस्ता थे। फिर जब मेरे ग्रैंडफादर और हमारी फैमिली माइग्रेट हुई बॉम्बे से वाया इंडिया के धुराजी, गुजरात के एक सिटी है धुराजी, उधर से माइग्रेट होकर बाय शिप कराची आए। तो मेरे ग्रैंडफादर ने सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज के फाउंडिंग मेंबर्स में उनका वो यानी 1949 में वो मेंबर बने और 90% उनके जो दोस्त थे वो कराची कॉटन की एक्सचेंज की तरफ गए, क्योंकि उधर बिज़नेस ज़्यादा था और सिर्फ कुछ ही लोग थे हमारी कम्युनिटी के, मेमन कम्युनिटी के, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज की तरफ है। तो उसके बाद हमारा ये रूल है हमारी फैमिली का कि भाई जो भी फैमिली का मेंबर यानी जनरेशन आगे की आएगी वो पुराने ब्रोकरेज हाउस में इन्वॉल्व होगी और फिर अपना ब्रोकरेज हाउस क्रिएट करेगी। तो इसी तरह फिर मेरे वालिद साहब मेरे दादा के साथ जब ज्वाइन हुए तो वो उन्होंने अपना खुद का ब्रोकरेज हाउस भी क्रिएट किया मेरे दादा के बाद। फिर मेरे दादा का जो ब्रोकरेज हाउस था वो मेरे चाचा के नाम पर ट्रांसफ़र हुआ और फिर मैंने और जब हुए मेंबर मार्केट से ज्वाइन इन हुए तो उस टाइम मैं बीकॉम करके ज्वाइन इन हो गया था। लेकिन बीकॉम के बाद ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने अपना ब्रोकरेज हाउस खुद क्रिएट किया। मेंबरशिप सीट्स फिर 3 हो गई हमारी, और वो मेंबरशिप सीट के 3 होने के बाद जो मेरे ज्वाइनिंग के बाद मैं मेंबर बन गया और इवनिंग में मैंने IBA से डॉक्टर वहाब के टाइम पर ज्वाइन कर लिया, उसका भी ट्रेजरर बन गया। अब मेरे 89 में मेंबर बनने के बाद, ज़ाहिर है स्टॉक एक्सचेंज में तो पहले से होंगे, 89 में मेंबर बनने के बाद से मैं इन्वॉल्व होता गया ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में और 92 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गया। फिर मैं कराची स्टॉक एक्सचेंज के बाद लाहौर स्टॉक एक्सचेंज का भी मेंबर बना, वहाँ के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहा, इधर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स CDC के बोर्ड में रहा, नेशनल क्लियरिंग में फाउंडर डायरेक्टर, CDC का फाउंडर डायरेक्टर और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है उसका फाउंडर मेंबर एंड डायरेक्टर। तो यही जो इन्वॉल्वमेंट थी तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस के रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैंने अपना रोल प्ले किया। और ब्रोकरेज हाउस भी हमें इतनी फैसिलिटेट कर सकता था, ब्रोकरेज इतनी बड़ी होती थी कि बिजनेसेस फ्लरिश करते गए, और स्पेशली फ्लरिश का जो एरिया और सीज़न जो हमें परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पर कैपिटल मार्केट को मिला, ऐसा पहले कभी मेरे लाइफ टाइम में नहीं मिला था। मेरे वालिद साहब के लाइफ टाइम में वही टाइम अयूब खान के टाइम में मिला था, ज़ियाउल के टाइम पर मिला था, लेकिन हमें स्टॉक मार्केट में आने के बाद 2 हुकूमतें PP की और 2 हुकूमतें नवाज़ शरीफ की होने के बाद उसमें फ्लरिशिंग तो था, लेकिन जो पीक मिला कैपिटल मार्केट को वो परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में। सर
यही वजह है कि आपको मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और आपने काफ़ी खिदमतें भी अंजाम दी हैं। मज़ीद ये कि आपको इसलिए भी साइलेंट किंग ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का लक़ब भी दिया जाता है। तो सर ये बताइए कि जब आपके पेरेंट्स थे इन्वॉल्व यहाँ पे, तो उस वक्त में और आपके वक्त में आपने क्या चेंजेस देखे? क्योंकि आपके पेरेंट्स ऑब्वियसली आपको लेके तो जाते होंगे साथ साथ, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा मेरे ग्रैंड पेरेंट जो थे, मेरे ग्रैंड फादर, वो मुझे लेकर आते थे 10 साल की उम्र से। 35 इयर्स तो मुझे खुद हो गए हैं, 89 में मेंबर बना, उससे पहले से स्टॉक से। लेकिन वो टाइम में ये था कि शेयर्स फिज़िकल थे, आउटक्राई का टाइम था। अच्छा, लोगों का डिलीवरी लेने से पहले पैसे देने को बेइज्जती समझी जाती थी, किसी क्लाइंट से पैसे मांगना। उनकी डिलीवरी, उनके घर पहुंचाना और वो शेयर पहुंचाना, उसके बाद वो चेक देना एक नॉर्मल था। मार्जिन्स के लिए कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि लोग अपनी ज़बान पर खड़े रहते थे। और ये कि चाहे जितना भी लॉस हो जाए, वो अपनी चीज़ें घर की बेच कर भी वो भरते थे। और उस टाइम अपना ईस्ट पाकिस्तान से भी बिज़नेस आता था, कराची का तो बिज़नेस था ही, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस का भी बहुत बिज़नेस था। गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट करती थी, गवर्नमेंट के खुद के शेयर फ्लोट होते थे और बड़ी बड़ी कंपनियां आनी शुरू हो रही थी। और ईस्ट पाकिस्तान से जूट के बिजनेसेस, जूट की कंपनियां, टेक्सटाइल्स का बहुत बड़ा बिज़नेस था, टेक्सटाइल की कंपनियां लिस्टेड हो रही थी। तो वो जो टाइम था वो दिमाग में तो रह गया। फिर इसके बाद जो हमारा इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई, वो मेरे वालिद साहब के साथ सुनने में शुरू हो गए कि हम सुनते थे कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसमें जो मेन था कि भाई बांग्लादेश का बनना, अब उसके बाद नेशनलाइजेशन होना, पैसे फ्रीज़ हो जाना, वो मेमोरी में रहता है। तो वालिद साहब के परेशान होना, स्टॉक एक्सचेंज का बिज़नेस ख़त्म हो जाना, शेयरों के भाव बिल्कुल ख़त्म हो जाना, बैंक्रप्सी यहाँ डिक्लेयर हुई। नेशनलाइजेशन में 22 फैमिलीज़ के जो शेयर्स थे वो सब ख़त्म हुए। जूट के शेयर जो टेक्सटाइल्स और जूट के शेयर जो फैक्ट्रियाँ थी ईस्ट पाकिस्तान में, उनके शेयर ज़ीरो हो जाना, वो मेमोरी में रहता है। सर ये तो स्टोरी आपने अपने एंसेस्टर्स की बताई। जब आपने स्टेप इन किया PSX में, तो उस वक्त कैसा दौर था? उस वक्त के बारे में हमें कुछ बताएं। जब हम स्टेप इन किए तो उस टाइम कराची स्टॉक एक्सचेंज था, PSX नहीं था, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज था। तो उस टाइम एंट्री मारने के साथ ही उस टाइम भी ज़िया-उल हक का टाइम शुरू था और GDP बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो इसलिए स्टॉक अच्छी परफॉर्म कर रही थी। उसके बाद जैसे ही ज़िया-उल हक के मरने के बाद वो जो हुकूमतों में झगड़े, जो PMLN और PP, वो एक परेशानियां देखी हमने। उसके बाद ओपन मार्केटें हुई नवाज शरीफ के टाइम पर, उसकी हमने अप्रिसिएशन देखी, अपवर्ड मूवमेंट देखी। बैंकों के लिस्टिंग होने का टाइम आया, वो देखा। फिर जो ऑल टाइम लो लाइफ टाइम में देखा, वो एटम बम का जो चागी में हुआ था, उसमें पूरी कैपिटल मार्केट तबाह हो गई थी। PE मल्टीपल 4 या 5% पर आ गया था PE मल्टीपल, और शेयरों का कोई बाढ़ नहीं था। तो वो उसके बाद जब 99 से 2001 तक, जब 911 हुआ, वो भी एक डिफ़िकल्ट टाइम था मुशर्रफ वाला। लेकिन 2001 के बाद इनफ्लो यहाँ पर फंड्स के शुरू हुए, फॉरेन फंड्स के लोग आने शुरू हुए, कैपिटल मार्केट में उधम मच गई उन सालों में। 2002 से लेकर 2005 में फिर एक छोटा सा क्राइसिस आया 2005 में, फिर मार्केट बहुत अच्छी फ्लरिश की। फिर हमें दूसरा 98 के बाद जो सबसे बड़ा झटका 2008 का जो क्राइसिस आया था पूरी दुनिया में, सेकंड मॉर्गेज की वजह से, वो क्राइसिस जो था वो देखा मार्केटों में, हमने भी देखा। तो जब ये सब चल रहा था तो उस टाइम कैपिटल मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में सख्तियाँ शुरू हो गई, ताकि लोग इतना बड़ा ओवर एक्सपोज ना कर दें, ज़्यादा काम ना कर जाएं। बिजनेसेस को मॉनिटर करना शुरू हुआ, लोगों को मार्जिन्स के लिए डिमांड शुरू हो गई कैपिटल मार्केट से मेंबरों को कि भाई आप इतने भरो अगर आपको इतना क्लाइंट का काम करना है।
तो वो सख्तियाँ उस टाइम तो हमें नहीं पसंद आ रही थी, लेकिन वो सख्तियों की वजह से कैपिटल मार्केट ज़्यादा फ्लरिश की। ठीक है सर, कोई ऐसे स्ट्रगल्स जो आपने किए हो अपनी लाइफ में रिगार्डिंग योर करियर, उसके बारे में बताइए। देखिए, करियर में रिगार्डिंग ये कैपिटल मार्केट जो है ये किसी के प्रिडिक्शन पर चलती नहीं है। तो जाहिर है जैसे जैसे कैपिटल मार्केट के अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ऐसे ऐसे ही हमारे करियर के अभी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। और उसमें जब अप्स आते हैं तो हम बहुत लेविश लाइफस्टाइल हो जाता है, बहुत लेविश हम स्पेंडिंग और खर्च करने लगते हैं क्यों कैपिटल मार्केट के लोग। लेकिन जैसे ही वो क्राइसिस आते हैं तो फिर वो उसको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। जैसे अभी हम जो लिक्विडिटी क्रंच के क्राइसिस देख रहे हैं, सिर्फ कैपिटल मार्केट में नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान, जो इकोनॉमी का हाल देख रहे हैं, जो जीडीपी का हाल देख रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का देख रहे हैं, जो हमारी करेंसी की बेइज्जती देख रहे हैं, तो वो भी एक क्राइसिस ही चल रहा है अभी भी। तो ये क्राइसिस जो है कई लोगों के कैरियर ख़त्म कर देगी। अच्छा सर, PSX को आप इस वक्त कैसे देखते हैं? आपका जो गोल्डन एरा था, आप अक्सर उसके बारे में बताते हैं, अभी भी बताया आपने, लेकिन उस वक्त ये था कि बहुत सारी हैपनिंग्स होती थी, लेकिन अभी जो है वो काफ़ी जो है ना कंट्रोल्ड है और इतनी हैपनिंग्स नहीं है। तो हाउ डू यू सी इट्स फ्यूचर? यही हमें जो परेशान कर रहा है कि अभी भी हम गिव अप नहीं करना चाह रहे कि करियर से मुंह मोड़ लें। कितने दोस्तों ने मेरे मुंह मोड़ लिया कैपिटल मार्केट से भी। कोई ज्वेलरी के काम कर रहे थे तो वो अपनी दुकानों पर नहीं जा रहे, कोई कपड़े का काम कर रहे थे तो नहीं जा रहे, फैक्ट्रियों पर नहीं जा रहे। तो हम अपने कैपिटल मार्केट के लोग गिव अप नहीं करना चाह रहे, लेकिन जिस तरह की मार्केट बिहेव कर रही है और जिस तरह के हमें बिजनेसेस हमारे कम हो रहे हैं, तो लगता है कि काफ़ी लोग गिव अप कर देंगे। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। हम पुराने दोस्तों को, पुराने इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं कि वो कहाँ गए, तो पता चला कोई इस मुल्क से चला गया है, पता चला कोई ने इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया क्योंकि उसकी फैक्ट्री बंद हो गई है, पता चले कि भाई वो कार डीलर जो थे वो अपने गाड़ियाँ बेच बाच कर अपनी शॉप्स बंद करके घर पर बैठ गए हैं। पता चलेगा आपको कि कई लोगों ने इस बिज़नेस को ये इल्ज़ाम दे दिया है कि भाई ये अन इस्लामिक है, वो छोड़ गए। तो ये बिज़नेस अन इस्लामिक नहीं होते, ये तो इस्लामिक बिज़नेस है कि रिस्क ले रहे हो आप। अन इस्लामिक तो है जो फिक्स में लगे हुए हैं, जो इंटरेस्ट रेट पर सूद खा रहे हैं, वो अन इस्लामिक है। ये तो आप रिस्क ले रहे हो। तो ये जो अभी हमारे करियर में ये जो टाइम देख रहे हैं, बहुत बुरा देख रहे हैं। ठीक है सर, ये बताइए कि आपकी कौन सी फेवरेट पर्सनालिटी रही है स्टॉक एक्सचेंज में? बिकॉज हर कोई किसी ना किसी को फॉलो कर रहा होता है, इंस्पिरेशन ले रहा होता है, तो आपकी कौन है? देखिए, हमारे मार्केटों में लीडर्स बड़े अच्छे अच्छे आए, लेकिन उनका विजन और व्यू पॉइंट डिफरेंट था। तो मैं जब अपना करियर एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शुरू किया, तो हमारे साथ आरिफ हबीब साहब जो थे, उनका विजन बड़ा ओपन और क्लियर था कि भाई किसी भी तरह कैपिटल मार्केट को सेव करो और ज़्यादा रिस्क लेने वाले आदमियों को अवॉइड कराओ, चाहे वो मेंबर हो, चाहे ब्रोकरेज हाउस हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो। तो उन्होंने काफ़ी ऐसे रूल्स बनाए जिसकी वजह से सेफ गार्ड हमारी सेफ्टी हो गई, ब्रोकरेज हाउस की स्पेशली, क्योंकि अगर क्लाइंट ओवर काम करना चाहता है तो उसको पे पहले करना है। मार्जिन्स की कॉल CDC का बनाना कि फिजिकल शेयर नहीं होने चाहिए, नेशनल क्लियरिंग का बनाना कि क्लियरिंग हाउस एक ऑर्गेनाइजेशन अलग से चलाए, सेपरेट चलाए। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आरिफ हबीब साहब का एक मॉडल ऐसा था जो ये सब डेवलपमेंट जो PSX में आप देख रही हो उनके टाइम में हुई है। तो सर, आपके नज़दीक जो ब्रोकर्स ने काम नहीं किए और स्टिल अभी नीड है कि काफ़ी काम हो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, तो आप कौन से ऐसे लोग हैं या कौन सी पर्सनालिटीज़ है जिनको देखना चाहेंगे फ्रंट में? यही सब जो हमारे लीडर थे, इनको वापस आना चाहिए। इनको फ्लरिश कराने में, स्टॉक मार्केट का बिजनेस बढ़ाने में मीडिया पर वापस आना चाहिए। इनको वो बातें करनी चाहिए जो हैपनिंग हो रही है, जो लोगों को समझाएं कि भाई इससे अच्छा टाइम कब मिलेगा आपको इन्वेस्टमेंट करने का, जहाँ 3, 4, 5 के P मल्टीपल पर अच्छे से अच्छे शेयर मिल रहे हैं। बल्कि हम देख रहे हैं कि उसके बरक्स वो लोग अवॉइड कर रहे हैं कैपिटल मार्केट में आना, जो बहुत बुरी बात है। सर, आप हमेशा एक कह लें कि फ्रेज़ कहते हैं फील गुड एलिमेंट, इसको थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए कि कब और क्यों यूज़ किया जाता है? देखिए, ये मेरी थ्योरी है, मैंने काफ़ी रिसर्च की है कि वो कहते हैं ना, व्हाट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड।
तो दुनिया में चलते ही फील गुड एलिमेंट पर है। फील गुड एलिमेंट होता है तो लोग अमेरिका में भी YSL का क्लोथ लेंगे, कपड़े लेंगे, बैग लेंगे। फील गुड होगा तो स्टॉक्स लेते हैं क्योंकि लग्जरी आइटम है। फील गुड होता है तो लोग कंज्यूमरिज्म बढ़ता है। तो ये जब जिस मुल्क में या पूरी दुनिया में फील गुड एलिमेंट नहीं होगा तो ऐसे ही क्राइसिस आपको नज़र आएंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आप देख रहे हो कि कहीं पर फील गुड एलिमेंट नहीं है। एक वॉर हो रही है रशिया यूक्रेन की, इससे पहले अज़रबैजान और आर्मीनिया की हुई, अभी हर वक्त हमारे बॉर्डर पर भी परेशानियां हैं। कहीं पर भी कोविड ने लोगों को फील गुड एलिमेंट ख़त्म ही कर दिया, लोगों की कंज्यूमरिज्म ही ख़त्म हो गई। तो वो कैपिटल मार्केट पर भी अफेक्ट आता है, और स्पेशली ऐसी कैपिटल मार्केट, ऐसे मुल्क की कैपिटल मार्केट जिस पर फील गुड एलिमेंट तो क्या, फील नॉर्मल के भी एलिमेंट नहीं है अभी। तो ये बड़ा क्राइसिस का अंदेशा देता है हमेशा। सर थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी इंक्लूड करते हैं कि आपने अभी इस इंटरव्यू से पहले जिक्र किया पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत चार्म होता था, फॉरेनर्स आते थे, लेकिन ऑब्वियसली अभी पूरे दुनिया में पेंडेमिक का सा माहौल है, वॉर हो रही है, तो उस वक्त पे थोड़ी रोशनी डालें ताकि पता चले कि हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी किसी से पीछे नहीं था। भाई हमें इतना फील गुड था और इतनी अच्छी पॉजिटिविटी थी कि इंटरनेशनल फंड्स, इंटरनेशनल 2-2 साल पुराने ब्रोकरेज हाउसेस पार्टनर बन रहे थे हमारे। हर ब्रोकरेज हाउस में कोई ना कोई फॉरेन फंड वाला आ रहा था कि भाई हम आपके ब्रोकरेज हाउस में पार्टनर बनना चाह रहे हैं। इनफैक्ट 2-3 लोगों ने तो पार्टनर बना भी लिया और हैवी इन्वेस्टमेंट की उस ब्रोकरेज हाउस को फैलाने में। बाहर ऑफिसेस खुल गई, हर जगह से ऑर्डर्स आने लगे। बड़े शहरों में जो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर तो बिजनेस देते थे, कोयटा, पेशावर, सक्खर, हैदराबाद, घोटकी, ये सब छोटे बड़े जो शहर थे, गुजरांवाला, सियालकोट, ये भी आ गए और उन लोगों ने उधर ऑफिसेस खोलना शुरू कर दी। मैंने खुद कोयटा में ऑफिस खोली, इतना बिजनेस आ रहा था क्योंकि उनको समझ आ गई थी कि OGDC क्या है, उनको समझ आ गई थी कि एनर्जी का सेक्टर क्या है, उनको भी मार्केटों में शुगर इंडस्ट्री समझ आने लगी, सिंध के इंटीरियर में, पंजाब के छोटे बड़े शहरों में टेक्सटाइल समझ आने लगा। लड़कों ने, लड़कियों ने ऑफिसेज में काम करके उनको मोटिवेट किया कि भाई आप केन ग्रोवर क्यों हो, आप इस फैक्ट्री के भी मालिक बनो। तो ये पॉजिटिविटी इतनी थी कि बस लोगों के पास टाइम नहीं होता था, रात के 8-9 बज जाते थे, टाइम नहीं होता था कि कब घर जाएं, और उसी टाइम में लोग बाहर डिनर्स कर रहे हैं, कोई हांगकांग जा रहा है बिजनेस लेने, कोई सिंगापुर में मीटिंगें हो रही हैं। हमारी डीम्यूचुअलाइजेशन होने की थी तो हमें एक ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट से और आ रहा है कि हम आना चाह रहे हैं चाइनीज़ की जगह। हमें मलेशिया ने कहा, हमें टर्किश तो पूरा डेलीगेशन टर्की का आ गया था यहाँ कि भाई हम ये आपकी मार्केट जब ओपन अप हो रही है तो हम लेना चाह रहे हैं उसके शेयर। ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपको बता दिया, लंदन स्टॉक एक्सचेंज के लोग आने लगे। तो बड़ा ही पॉजिटिविटी तो इस मार्केट ने बहुत अच्छी देखी है। सर उस दौर में आपने किसी को कंपटीटर पाया अपना, क्योंकि हमेशा कोई बिजनेस कर रहे होते तो एक दूसरे का कंपटीटर्स होते हैं, आपको कौन मिला? देखिए उस टाइम हम सब जो ब्रोकरेज हाउस चला रहे थे ना, वो सब एक दूसरे के कंपटीटर थे। अब उसमें ये होता था कि किसी के पास बिजनेस ज़्यादा होता था, क्लाइंट ज़्यादा होते थे, तो हम उनसे जेलस होते थे। फिर वो जो हमसे कम बिजनेस करने और वो हमसे जेलस होते थे, तो ये सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। और ऐसे कॉम्पिटिटर्स के कट थ्रोट वाले कॉम्पिटिटर्स, लेकिन दोस्तियाँ भी साथ ही थी। रात जब मार्केटें बंद हो तो फिर बैठना भी सबका साथ होता था, खाना पीना भी साथ होता था, फैमिलियों की दावतें भी साथ होती थी, हॉलीडे पर जाना भी साथ होता था। लेकिन उस टाइम की जो पॉजिटिविटी ऐसी थी कि हर बंदा कराची स्टॉक एक्सचेंज का, कोई दुबई में ख़रीद रहा है चीज़ें, कोई लाहौर में मरी में चीज़ें ले रहा है, कोई इस्लामाबाद में ऑफिसेस ख़रीद रहा है, घर ख़रीद रहा है। तो पॉजिटिव ये था कि कंपटीटर होते हुए भी एक दूसरे के साथ होते थे।
जी बिल्कुल सर, बीइंग द सीईओ ऑफ योर ओन फर्म, उसके बारे में आप लास्टली यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो आपके यूथ को यही कहूँगा कि भाई अब मार्केटों में नहीं आओगे तो कब आओगे। अब आप उनकी भी मजबूरी ये है कि उनके पास भी कैश फंड्स नहीं है, और जब कैश फंड्स नहीं है उनके उनके पास ना गवर्नमेंट कोई क्रेडिट लाइन दे रही है। भाई हम लोगों को क्रेडिट लाइनें देती थी बैंक के बड़ी बड़ी, और करोड़ों में हो जाते थे, तो वो क्रेडिट लाइन हम आगे भी पास करते थे। अब वो क्रेडिट लाइन ये दुनिया में PSX एक ही स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर सिर्फ कैश पर बिजनेस हो रहा है। फ्यूचर का बिजनेस में ना डेप्थ है ना प्राइस डिस्कवरी है। तो वो जो हमारे बदले और कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम और वो थे ना, वो एक मार्केट को चांस मिलता था एक नॉर्मल आदमी को भी कि 10 लाख की जगह वो 20 लाख रुपए के शेयर ले सकता था, क्रेडिट लाइन होती थी। अब वो दें, इसमें वो फंड्स जो गवर्नमेंट ने बैंड कर दिए हैं कि भाई ये ब्लैक मनी है, नहीं एमनिस्टी के बगैर नहीं चलेगा, जो कंस्ट्रक्शन वालों को दिए वो हमें दें ताकि यहाँ पर फंड की रोलिंग शुरू हो। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई होप आप लोगों को हमारे ये शो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि हम इसका पार्ट 2 भी आप लोगों को दिखा सकें। सो दिस इज़ फिज़ा फ़हीम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।